हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। सारी बुक्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 1 और अपनी ज्योग्राफी का यानी आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर 1 मैंने उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि चैप्टर का नेम है हमारा ऑन इक्वालिटी, यानी समानता की यहाँ पर हम बात करेंगे। इस चैप्टर में इक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये रेशनलाइज्ड है। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से थोड़ा हटकर है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताया जाए अगर, तो पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें एक कहानी स्टार्ट होती है। उसमें एक लेडी होती है, एक हाउसमेड होती है, जिसकी कहानी स्टार्ट होती है। कांता नाम की वो लेडी हैं। उनकी डेली लाइफ के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ इक्वालिटी को लेके एक दलित समाज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनकी कहानी का जिक्र करा गया है इक्वालिटी को लेकर। और एक फैमिली थी, उसके मेंबर्स थे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी नाम से। उनकी कहानी का है कि उसमें इक्वालिटी उनके साथ उनको इक्वल नहीं समझा गया बेसिकली। ठीक है, उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ जो आमतौर पर इक्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि लोगों को बराबर का दर्जा देने के हिसाब से इक्वालिटी होनी चाहिए। वैसा उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं करा जाता है, जिससे उनकी जो होती है डिग्निटी हर्ट होती है। तो यही बेसिकली चैप्टर की स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग में जिसको रैशनलाइज करने के बाद में जब सिलेबस चेंज हुआ तो इनइक्वालिटी का टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया। तो हम जो इस चैप्टर देखेंगे उसमें आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। एक फेमस मूवी है 1975 की, दीवार मूवी है। इसमें एक बॉय होता है जो शू पॉलिश कर रहा होता है। वो पैसा उठाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्निटी वहाँ पर हर्ट होती है कि जब वो काम कर रहा है तो उसके काम को वैल्यू नहीं दी जा रही और उसके सामने उसके पैसे को फेंका जा रहा है, ताकि उसको जो है वो एक तरीके से नीचा दिखाया जा सके, उसको एक एहसास दिखाया जा सके कि वो जो काम कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी चीज़ पर उसने कहा था कि सेठ जी, आपको याद होगा अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है, सेठ जी मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाया करता। तो ये वहाँ पर एक डिग्निटी की बात यहाँ पर कही गई है और इक्वालिटी को यहाँ पर दिखाया गया है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ पर होती है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के बारे में कह रहे हैं, यानी कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात कही गई है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, कहते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा भारतीय संविधान जो है वो हर एक पर्सन को इक्वल समझता है, बराबर समझता है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल, कंट्री का हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी शैक्षिक और आर्थिक बैकग्राउंड से वो रिलेट करता हो, वो सब बराबर हैं। उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहकर कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है या जाति से बिलोंग करता है। इस तरह का एक्सक्यूज़ देकर उसको जो है वो इक्वालिटी से महरूम नहीं करा जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चीज़ तो कह दी गई है कि सब जो है वो हर एक इक्वल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी को जो है वो बिल्कुल ही एंड कर दिया गया है। इट डजेंट, वो ख़त्म नहीं होती है। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया में जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकग्नाइज्ड। इंडिया में इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक इंडिया में जो है वो प्रिंसिपल इक्वालिटी का दे रखा है। सिद्धांत का एक बराबरी का यानी कि समानता का सिद्धांत यहाँ पर दे रखा है, जिसमें सारे पर्सन को रिकग्नाइज करा गया है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal। यानी पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे कि जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, जो लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था, उससे बचाने के लिए कोई भी पहले ऐसा कानून नहीं था। लेकिन आज ऐसे कुछ कानून हैं जहाँ पर लोगों को जो है वो ट्रीट करा जाता है डिग्निटी के साथ और उनको जो है वो इक्वल कंसिडर करा जाता है। ठीक है, This recognition of equality include some of the following provisions in the Constitution
फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। जो इक्वालिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए हुए, ये उनको फॉलो करता है। कहता है कि पहला कहता है, द फर्स्ट पॉइंट है कि हर एक पर्सन जो है वो कानून के सामने बराबर है। ये नहीं है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ही क्यों ना हो, या फिर कोई कांता हो, जिसके बारे में बताया था कि चैप्टर स्टार्ट होता है पुरानी एनसीईआरटी में कांता की स्टोरी के साथ। तो चाहे वो इंडिया कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर ही क्यों ना हो, उसको भी जो है वो कानून का पालन करना पड़ेगा। उसको भी जो है वो जो नियम कानून दे रखे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं किसी को एग्जेम्पशन दे दिया जाए उसके एक स्टेटस के को ध्यान में रखते हुए, या उसको अगर वो गरीब है तो उसको चलो एग्जेम्पशन कर देते हैं, चलो ठीक है गरीब है, चलो इसने तोड़ दिया रूल तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, सब बराबर रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कही गई है कि अच्छा ये चीज़ ये है कि यहाँ पर जो पहला वाला जो पॉइंट दे रखा है कि सब बराबर हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में आता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आगे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो शेड्यूल्स दे रखे हैं, उस शेड्यूल्स के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स हैं और जो भी हमारे आर्टिकल हैं, हम उनके हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसमें एक आर्टिकल 14 है जिसमें ये कहा गया है कि हर एक पर्सन, यानी दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में आता है, इसको याद रखना ज़रूरी है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। यानी कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो उसके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बेसिस पर, किस बेसिस पर? चाहे वो किसी धर्म का रिलेटेड हो, यानी कि कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो। रेस का मतलब हम बेसिकली कलर कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि जैसे कि अफ्रीका में ब्लैक पीपल्स होते थे, इंडियंस वालों को ब्राउन कंसिडर करा जाता था ब्रिटिश टाइम पीरियड में। ब्लैक एंड वाइट का जो एक दौर चलता था जिसमें काले गोरे का भेद की बात करते थे हम लोग, तो वो उसको भी हम जो है वो उसके बेसाफ पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कास्ट के हिसाब से हो रहा है, जैसे कि जाति, ऊंची जाति है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, ये किसी प्लेस ऑफ बर्थ पर नहीं, किसी जगह पर वो पैदा हुआ है, किसी एक जगह है वहाँ पर वो पैदा हुआ है, या वो मेल है या फीमेल है, किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा कहते हैं एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप एंड मार्केट। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि हर एक पर्सन के पास एक्सेस होगा कि वो कोई भी पब्लिक प्लेसेस को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पब्लिक प्लेग्राउंड हो, चाहे वो पब्लिक होटल्स हों, चाहे वो पब्लिक शॉप्स हों और चाहे वो पब्लिक मार्केट हो, वो कहीं भी जा सकता है, उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इसमें पहला जो पॉइंट बताया गया था कानून के सामने सब बराबर हैं, वो आर्टिकल 14 से था, और जो तीसरे पॉइंट बताए गए थे वो आर्टिकल 15 से रिलेट करते हैं। ये आर्टिकल याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। आगे इसी में कह रहे हैं कि ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो जो पब्लिक के अवेलेबल कुएँ हैं, सड़कें हैं और नहाने के जो घाट्स हैं वो उनको इस्तेमाल कर सकता है, उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश कर दी गई है। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है? अनटचेबिलिटी बेसिकली आर्टिकल 17 में आती है, और उसके हिसाब से ये कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है आर्टिकल 17 के कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी बेसिकली जो होता है ना कि छुआछूत वाला, कि अगर उसको हम छू लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से कोई भी किसी पर्सन को अगर वो कहता है तो वो इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है और उसके हिसाब से उसको सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है कि द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी दैट इज़ गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। दूसरा दो तरीके बताए हैं, टू वेज, दो तरीके जो उन्होंने बताए हैं कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, इक्वालिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करने की जिम्मेदारी होती है, वो सरकार की होती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि भाई राइट टू इक्वालिटी है, अब बंदा उसके लिए लड़ता चला जा रहा है।
ठीक है। फर्दर कभी कभार ऐसा होता है कि राइट टू इक्वालिटी को लेकर अगर कोई केस ऐसा आते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कोई रिपोर्ट्स नहीं आती, उस पर कोई केस ही नहीं सुनवाई होती। तो इस तरीके से मतलब ये है कि वहाँ पर हमने आर्टिकल तो दे दिया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उसको लेकर राइट टू इक्वालिटी को लेकर कोई शिकायत अगर वो करता है तो वो उसका कोई समाधान नहीं निकल कर आता। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो होती है वो कोशिश करती है कि वो इम्प्लीमेंट भी करे इक्वालिटी को, जो गारंटी दिया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। किस तरीके से? पहला लॉज के थ्रू से, यानी कानून बना दिया है, उसका एक पूरा आर्टिकल का, यानी कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी वाला जो मामला है उसको हम देखेंगे तो राइट टू इक्वालिटी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आता है वो आर्टिकल 14 to 18 आता है। आर्टिकल 14 to 18 तक में आता है। तो उसी हिसाब से इसमें ये कहा गया है कि हम उसका लॉ बना दिए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ प्रोग्राम्स और कुछ स्कीम्स जो होती है वो लागू करती है जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जिन तक वो स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो वहां तक वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को पहुंचाया जाता है। कुछ और भी इसमें लॉज बताए गए हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं हर एक पर्सन्स के राइट को कि वो इक्वली उसके साथ ट्रीट हो। कुछ और भी इसमें जो है वो कुछ लॉज भी हैं जिसमें हर एक पर्सन को जो है वो इक्वली ट्रीट करा जाए, ऐसा उसका प्रावधान इसमें दे रखे हैं। In addition to the laws, government has also set up several schemes to improve the life of the communities and individuals who have been treated unequally or for several centuries. यानी कि इसके साथ ही साथ जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ several schemes भी सेटअप करी हैं कम्युनिटीज़ की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और इंडिविजुअल्स की लाइफ को ट्रीट करने के लिए कि उनको इक्वली ट्रीट करा जाए। जिनको अनइक्वल तरीके, मतलब जिनको अनइक्वली तरीके से ट्रीट करा जा रहा है सैकड़ों सालों से, कि उनको समझा ही नहीं जाता कुछ, उनको वैल्यू ही नहीं दी जाती, तो वो इसके लिए भी सरकार काम कर रही है कि उनको भी जो है वो कुछ स्कीम्स उनके लिए भी, खुसूसन ख़ास तौर पर उनके लिए जो है वो स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आती है सरकार। ये स्कीम जो होती हैं वो इंश्योर करती हैं ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को जिनको अब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा, यानी कि जो बिल्कुल ही एक तरीके से बैकवर्ड हैं, पिछड़े रह गए हैं, उनको कुछ स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देती है सरकार ताकि वो भी जो है वो उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जा सके, उनको भी एक आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी एक आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया जाए, ठीक है। एक ऐसा ही स्टेप की बात कर रहे हैं कि सरकार ने लिया था जिसमें मिड डे मील स्कीम्स आई थी, यानी स्कूलों में जो मिड डे मील चलती है जिसमें दोपहर का जो उनको लंच दिया जाता है बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो लंच दिया जाता है दोपहर का, वो भी एक गवर्नमेंट की ही स्कीम है। क्यों? क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूलों में तो उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। क्योंकि होता क्या था, जो बच्चे हुआ करते थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो थे या पेरेंट्स के साथ जो थे वो फील्ड में वर्क करा करते थे, इसलिए कि जो है वो उनकी अर्निंग चलती रहे, ठीक है। क्योंकि खाना पीना करना होगा इतना आसान नहीं होता, तो सरकार ने ये सोचा कि चलो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम कर दें ताकि बर्डन कम हो जाए पेरेंट्स के ऊपर से कि भाई इनको खाना वाना खिलाना है। तो वो इस सहारे से स्कूल में बच्चे एनरोल भी होंगे और साथ ही साथ जो है वो उनको खाना प्रोवाइड करा जाएगा। तो वो एक खाने को लेके, यानी दोपहर के खाने पीने को लेके जो एक चिंता रहती है वो थोड़ी कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है, यही रेफ़र करा गया है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करा है सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में, ये बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी कुकड लंच प्रोवाइड कराया जाएगा। तमिलनाडु जो था वो पहला स्टेट है इंडिया में जिसने ये स्कीम को लॉन्च करा था 2001 में, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो सारी स्टेट गवर्नमेंट को जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात कही विदिन 6 महीने, यानी 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में जो है वो मिड डे मील को स्टार्ट करा जाए। इस प्रोग्राम के काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग इन रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। और इसका क्या नतीजा निकला? ये निकला नतीजा कि गरीब बच्चे जो थे वो स्कूल में उनके एडमिशन होने लगे और वो लगातार जो है वो स्कूल अटेंड करने लगे। Teacher reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. क्या होता था पहले? भैया बच्चे स्कूल में सुबह आए,
उन्होंने अपना जो सुबह से जो टाइम पीरियड होता है, लंच से पहले के जितना टाइम पीरियड हुआ वो उन्होंने अपने स्कूल में बिताया। उसके बाद वो खाना खाने के लिए चले गए, फिर वो लौट के खाना खा के आते ही नहीं थे। तो जब आते ही नहीं थे तो इससे उनकी अटेंडेंस पर एक असर पड़ता था। लेकिन जब मिड डे मील स्टार्ट हुआ तो मिड डे मील से बच्चे अब घर वापस नहीं जाते, जबकि वहाँ पर वो है सिर्फ स्कूल में ही उनको खाना आसानी से मिल जाता है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले क्या होता था, भाई घर पहुँचेगा बच्चा तो माँ खाना बनाएगी बच्चों के लिए, लेकिन अब ऐसा इंटरप्शन नहीं होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है। तो मदर को भी अपना काम रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी अपने काम में लगी रहती है क्योंकि बच्चों को स्कूल में खाना मिल जाएगा। This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर कास्ट प्रेजुडिस भी थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि सारी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, किसी भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हों, सब मिल के जो है वो एक साथ खाना खाते हैं। और इवन जो है वो इस कास्ट प्रेजुडिस को दूर करने के लिए जो है वो दलित वुमेन्स को जो है वो एम्प्लॉय करा गया है, उनको रखा गया है कि वो खाना बनाएंगी मिड डे मील, यानी दोपहर का खाना जो है वो दलित वुमेन बनाएंगी। तो एक तरीके से कास्ट प्रेजुडिस भी यहाँ पर कम हो गया। मिड डे मील का जो प्रोग्राम है ये रिड्यूस करता है हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स की, जो हंगर है उसको रिड्यूस करता है। जो अक्सर जो होते हैं वो स्कूल तो आते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पेट खाली होते हैं। तो एक तरीके से बच्चों की हंगर जो है वो भी रिड्यूस हो रही है और साथ ही साथ बच्चों का कंसंट्रेशन भी जो है वो बढ़ रहा है पढ़ाई को लेके, क्योंकि उनको चिंता नहीं है कि खाली पेट हम रहेंगे तो हमें उनकी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए सरकार का मिड डे मील को चलाना जो है वो काफ़ी एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। While government program have play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. यानी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इक्वालिटी को इंक्रीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में वो इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। यानी कि एक तरीके से जो मौका, समानता का जो मौका है, यानी इक्वालिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी की, सबको बराबरी का मौका मिले, वो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, देयर इज़ मच, लेकिन मतलब ये काम चल रहा है, ये काम हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी काम करना ज़रूरी है। ये नहीं कि मिड डे मील उन्होंने शुरू कर दिया और ये चल रहा है मिड डे मील का प्रोग्राम तो बस ठीक है अब हम यहीं तक रुक जाते हैं, नहीं, इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और ऐसी कुछ नए नए फार्मूलाज, नए नए जो है वो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, उनको इनोवेट करना ज़रूरी है ताकि हम और बेहतर कर सकें। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor school children in school, there continues to big difference in our country between school that the rich attend and those that the poor attend. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिड डे मील का जो प्रोग्राम है इसने एनरोलमेंट इंक्रीज़ कर दिए, यानी कि बच्चों का जो एडमिशन हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही साथ बच्चों की अटेंडेंस भी जो है वो इम्प्रूव हुई है। देयर कंटिन्यूज़ टू बी अ बिग डिफरेंस, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। जो कंट्री में जो लोग जिनके बच्चे स्कूल रिच जो अटेंड करते हैं वो स्कूल, और जो पुअर अटेंड करते हैं वो स्कूल बच्चे, उनमें थोड़ा हद तक अभी भी कुछ हद तक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक है, कुछ हद तक कास्ट प्रेजुडिस कम तो हुआ है, लेकिन ये है कि पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं कंट्री में जहाँ पर दलित के बच्चों को साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको जो है वो अनइक्वल तरीके से ट्रीट करा जाता है। इन चिल्ड्रंस को फोर्स करा जाता है इनटू अनइक्वल सिचुएशन में, उनको फोर्स करा जाता है जिसमें उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट नहीं करी जाती, यानी उनको जो इज़्ज़त देनी चाहिए, बराबरी के लिए जो इज़्ज़त देनी चाहिए वो इज़्ज़त उनको नहीं दी जाती है। उनको एक तरीके से नीचा समझा जाता है, उनको कहीं रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, इस जगह को नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कुछ हद तक अभी भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। वो इसलिए है क्योंकि लोग जो हैं वो इस बात को
कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि वो उनके बराबर हैं, वो एक आर्टिकल 14 वाला कंसेप्ट फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि बराबरी का जो दर्जा है कानून की नज़र में, वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ये तो हमसे नीचे जात के, हम इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और हम इनके साथ जो है वो साथ चल नहीं सकते। तो अभी भी है वो बात की थी ना कि कानून ने ये कह तो दिया है कि सब बराबर हैं कानून की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह तो दिया कि सब बराबर हैं कानून की नज़र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनइक्वालिटी कम्स टू एन एंड, यानी इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए। ऐसा कंसेप्ट अब तक ही लागू हुआ ही नहीं और ये होगा भी नहीं। ठीक है, आगे कहा गया है कि वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। इसका रीज़न यहाँ पर ये है, थोड़ा सा एटीट्यूड का एक इशू है यहाँ पर। अक्सर होता है कास्ट में नहीं, हम अपने ही जो बैकग्राउंड में, स्कूल में बहुत ही ऐसे लोग हैं, ऐसे स्कूल में बच्चे बहुत आपने देखे भी होंगे आसपास, जो थोड़ी सी अपनी स्टेटस को लेके थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होते हैं। वो अपने स्टेटस को कुछ एक बड़ा समझते हैं कि भाई हम तो बड़े स्टेटस वाले लोग हैं, और एक तरीके से, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग एडमिशन लिए जाते हैं। कहीं स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने स्टेटस को ज़्यादा ही जो है वो शो ऑफ करते हैं कि भाई मैं तो ऐसे आता हूँ, मेरे घर में तो इतने ड्राइवर हैं, मेरे पास इतनी गाड़ी हैं। अक्सर ऐसा कभी कभार बच्चों में जब होती हैं बातचीत तो ये बातें सारी सामने निकल कर आती हैं इस तरीके से। ठीक, तो थोड़ा सा एटीट्यूड को लेके यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि एटीट्यूड इतनी आसानी से नहीं बदलते, बहुत स्लो चेंज होता है उनमें। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि लोग अवेयर हैं, इस बात को ये जानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन अगर आप जो कर रहे हैं वो कानून के ख़िलाफ़ है, कानून के अगेंस्ट है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो लोग जो है वो अनइक्वली ट्रीट करते हैं लोगों को, उनके कास्ट के बेसिस पर, उनके रिलीजन के बेसिस पर, उनकी डिसेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, और इवन मेल और फीमेल के बीच में भी कहते हैं यहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन होता है। बेसिकली फीमेल का ही डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनको रोक दिया जाता है, कि उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो ये काम नहीं कर सकती हैं, वो बाहर के काम नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ घर में चूल्हा चौका करेंगी या बच्चे पालेंगी, तो वो कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन उन पर लगा दिए जाते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity, और ये तभी हो सकता है, यानी कि ये इक्वालिटी वाला जो मैटर है ये तभी सक्सेस हो सकता है जब हम ये समझें कि कोई भी पर्सन जो है वो इन्फीरियर नहीं है। हर एक पर्सन की अपनी एक स्पेसिफिक एक यूनिकनेस होती है, और वो अगर हम उस यूनिकनेस को रेस्पेक्ट करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं, तो हम लोगों को बराबरी का दर्जा दे सकते हैं, हम उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट कर सकते हैं, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि कोई भी जो है वो पर्सन इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। तो जो प्रेजेंट एटीट्यूड है, जो एक स्टेटस बनाने का, एक अपना मतलब एक स्टेटस को शो ऑफ करने का, या एक कहने का कि भाई हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा जो है वो चेंज हो सकता है अगर हम ये समझ लें कि कोई भी पर्सन इन्फीरियर नहीं है। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in book। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इक्वालिटी को जो है वो इस्टेब्लिश करें अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल रहेगा। ये कहने का मतलब ये है कि इक्वालिटी को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रगल चलता ही रहेगा, वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है। ठीक है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल चाहे वो वेरियस कम्युनिटी से वो बिलोंग क्यों ना करता हो, उसको कंटिन्यूस स्ट्रगल के लिए जो है कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगा इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, और इसके बारे में हम आगे इस चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये मिड डे मील में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक उत्तराखंड का गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चों को यहाँ पर मिड डे मील सर्व कराया जा रहा है। 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कह रहे हैं कि क्या मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, और 3 बेनिफिट बताएं इस प्रोग्राम के, और आपको क्यों लगता है ये जो है वो प्रमोट कर रहा है, ग्रेटर इक्वालिटी को प्रमोट किस तरीके से कर रहा है, इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है। उसके बाद एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट स्कीम आपके एरिया में जो चल रही है उसके बारे में आप पता लगाइए, और ये स्कीम क्या है इसका पता लगाइए, और इस स्कीम से जो है वो कितना बेनिफिट हो रहा है, और कौन किसको फ़ायदा इससे हो रहा है, इसका सवाल का जवाब आपको देना है।
आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कहा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इश्यूज ऑफ इक्वालिटीज़ इन अदर डेमोक्रेसीज़, यानी दूसरी डेमोक्रेसीज़ में, यानी कि एक इंडिया की डेमोक्रेसी है और बाहर की डेमोक्रेसीज़ में जो इक्वालिटी को लेके जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। अब हम करेंगे तो ये कह रहे हैं यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इन इक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कॉन्टीन्यूज़ टू एग्जिस्ट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर ये कंसेप्ट चल रहा है कि इंडिया ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इनइक्वालिटी का मामला है और यहाँ पर जो है वो स्ट्रगल हो रहे हैं इक्वालिटी को लेके। ऐसा क्या इंडिया ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? Truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. तो ये कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि कई सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अराउंड में जहाँ पर इक्वालिटी का जो इशू है वो कंटिन्यू जो है वो एक की इशू है, एक मेन ख़ास मुद्दा है जिसमें कम्युनिटीज़ स्ट्रगल कर रही हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इक्वालिटी को लेके स्ट्रगल कर रही हैं, अपने समानता के अधिकार को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। इंडिया ही एक ऐसी इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर बॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अगर हम हिस्ट्री पीछे पढ़ेंगे तो क्या था, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़, मतलब बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पर रूल हुआ है दूसरी कंट्रीज़ का, उनमें ब्रिटिश सबसे ज़्यादा रहे हैं। तो होता क्या था, कभी कभार स्लेव्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी। पुराने टाइम में स्लेव्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी, यानी ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था और ग़ुलामों में ख़ास तौर पे अफ्रीकन ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था। तो जब उन ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था तो ख़रीद के उस कंट्री में ले जाते थे जिसने उसे ख़रीदा है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पर ये समझिए कि जैसे कि कोई यूएसए का बंदा है, यूएसए के बंदे ने एक अफ्रीका से ग़ुलाम ख़रीदा, तो वो अफ्रीका से जो ग़ुलाम ख़रीदा है उसको लेके आएगा वो यूएसए में, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वो यूएसए में लेके आ गया है एक अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि वहाँ पर जब उसकी जनरेशन चली, जब वहाँ पर उसने सेटलमेंट करा अपना, जब वो एक तरीके से कहते हैं कि आज़ाद हुआ किसी टाइम पीरियड में, तो उन्होंने वहाँ पे अपने आप को सेटल करा और फिर वहाँ पर शादी वादी हुई तो वो एक अफ्रीकन अमेरिकन बन गए। कंसेप्ट वहाँ पर उनके एंसेस्टर जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन हुए। तो अफ्रीकन अमेरिकन होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हमको जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई हम तो लाए गए हैं, हमें तो तुम ही लोग लेके आए थे ग़ुलाम बनाकर, तो अब हमको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है बराबरी का। तो वो यहाँ पर यही कहा गया है कि बहुत से ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनके कहते कि इनके एंसेस्टर जो थे वो यहाँ पर ग़ुलाम हुआ करते थे, जो अफ्रीका से लाए जाते थे। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को कि आज भी जो है वो लार्जली अनइक्वल ट्रीट करे जाते हैं, यानी उनके साथ भी जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट या डिग्निटी के साथ उनको रेस्पेक्ट नहीं करा जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट ऑफ फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यही एक वजह थी जिसके बाद जो है वो लेट 1950 में जो है वो कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर चले जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन ने इक्वल राइट को की डिमांड रखी। इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इससे पहले 1950 से पहले जो था वो अनइक्वल तरीके से लोग अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ट्रीटमेंट करा करते थे और उनको इक्वल नहीं समझते थे, उनको इक्वल नहीं समझते थे कानून की नज़र में। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जब एक बस में एक लेडी ट्रैवल कर नहीं रही थी करते थे, यानी कि एग्जाम्पल है कि जब भी कोई बस में कोई ट्रैवल करता था, कोई भी अफ्रीकन, ख़ास तौर पे अफ्रीकन अमेरिकन अगर कोई बस में ट्रैवल करता था और जब भी कोई वाइट पर्सन आता था तो उस अफ्रीकन अमेरिकन को या तो उसको सीट खाली करनी पड़ती थी और या फिर जो होता था वो उसको अपनी सीट पीछे खुद जाके वो पीछे बैठ जाता था और आगे वाली सीटों पे अमेरिकन को बैठाया जाता था। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल दिए गए थे कि उनको ट्रीट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम यहाँ पर निकल कर आता है रोज़ा पार्क्स। 2005 की यहाँ पर ये बात है। वहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, रोज़ा पार्क्स वुमेन थी
और ये पूरे अपने ऑफिस वर्क से थक हार के जो है वो बस में ट्रैवल कर रही थी। और तभी वहाँ पर कोई एक अंग्रेज़ गोरा आता है और वो उनसे सीट को कहता है, क्योंकि एक नियम बनाया हुआ था कि पीछे जाके बैठेंगे अफ्रीकन अमेरिकन। अगर आता है कोई उनसे कोई पर्सन बस में वाइट पर्सन बस में अगर चढ़ता है तो आपको या तो अफ्रीकन अमेरिकन को या तो पीछे जाना पड़ेगा या सीट खाली करना पड़ेगा। तो रोज़ा पार्क्स ने जो है वो मना कर दिया कि वो अपनी सीट नहीं देंगी उस वाइट पर्सन को। और ये बात थी 1 दिसंबर 1955 की। तो उनका जो ये रिफ्यूज़ल था ने जो था वो एक ह्यूज एजिटेशन क्रिएट कर दिया, क्योंकि जब रिफ्यूज़ करा तो जाहिर सी बात है उसका एक बाउंस बैक होगा ज़रूर कि भाई किसी तरीके से उनको साथ ट्रीट नहीं, उनको एक कुछ बातें होंगी। तो इसी वजह से जो है वो एक ह्यूज एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ इस अनइक्वालिटी को लेके, अनइक्वल वेज को लेके जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता था, एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। और जिसके बाद जो है वो एक सिविल राइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद ये है कि सिविल राइट एक्ट 1964 का उसने प्रोहिबिटेड कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। यानी कि सिविल राइट एक्ट 1964 आया जो ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, यानी रंग भेद के मुताबिक या रिलीजन के मुताबिक या नेशनल ओरिजिन के मुताबिक आप किसी के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सिविल राइट एक्ट 1964 ये कहता है। और ये साथ ही साथ ये भी स्टेट करता है कि ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब जो है वो स्कूलों में एडमिशन भी होंगे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के, और उनके लिए जो सेपरेट स्कूल बनाए हैं उनको वो अटेंड नहीं करेंगे। यानी वो भी जो है वो उन्हीं स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे अमेरिकन के बच्चे पढ़ा करते हैं, वहाँ पर ही जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे भी पढ़ा करेंगे। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country। अब जाहिर सी बात है इस कानून को एक्सेप्ट करना उन लोगों के लिए काफ़ी एक टिपिकल मामला था, एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। भाई कैसे एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को, जो चीज़ हमने एक्सेप्ट करी नहीं और जिस चीज़ के हम आदी बन गए हैं, तो हम उस एटीट्यूड को कैसे हम चेंज कर लें। हालांकि तो वही चीज़ कही गई है कि उसमें भी अक्सर ये रहा कि क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट तो हम नज़र में कर लेंगे, लेकिन एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट जब आप देंगे तो आप उसको समझेंगे, उसकी चीज़ों को समझेंगे, उसकी ज़रूरियात को समझेंगे, ठीक है। हालांकि क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनका एक इकोनॉमिक स्टेटस भी कमज़ोर था, वो कुछ हद तक पुअर थे, गरीब थे। तो एक तरीके से उनके गरीब होने के नाते वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते स्कूल। ये भी तो एक मैटर है कि भाई एक रेप्यूटेड स्कूल में कोई एडमिशन अगर ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें ख़र्चा भी अच्छा खासा होगा। और इनकी कंडीशंस, अफ्रीकन अमेरिकन की कंडीशंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन स्कूल्स में एडमिशन ले सके। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो थे वो अफोर्ड कर सकते थे, और वो अफोर्ड कर सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड तो कर सकते थे वो, और दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी, जहाँ पर कुछ ही फैसिलिटीज़ थी। poorly qualified teachers थे as compared to the white student who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं क्योंकि इनका अफ्रीकन अमेरिकन का इकोनॉमिक स्टेटस तो वैसे भी पुअर था। तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ हम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल ही वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ चुनिंदा फैसिलिटीज़ हैं, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अगर हम कंपेयर करें उन वाइट स्टूडेंट्स से जो या तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जो कि एक हाईली रेटेड एज अ प्राइवेट स्कूल की तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो उन अपने इकोनॉमिक स्टेटस होने की, अपने पूरे इकोनॉमिक स्टेटस होने की वजह से जो है वो उन रेप्यूटेड स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। आगे यहाँ पर आती है बात चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में किस तरीके की चैलेंजेस की यहाँ पे बात करी जा रही है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब नहीं कर सकती। हमेशा यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं जो कोशिश करते हैं अपने डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पहचान दिलाने की, यानी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पहचान दिलाने की कि उनको भी इक्वल तरीके से ट्रीट करा जा सके ऑन
एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़, यानी कि जो भी नए इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें उनके साथ भी जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो। इस चीज़ को लेके जो है वो हमेशा से ही जो है वो एक चैलेंज रहा है डेमोक्रेसी में। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for the dignity to be maintained। यानी इसी के साथ साथ वही चीज़, सारी चीज़ देखिए मेन मुद्दा वहीं पर है, इक्वालिटी को लेके ही डेमोक्रेसी में चैलेंज हमेशा से ही बना रहता है। और हर एक पर्सन जो होता है वो अपने आप को इक्वल कंसिडर करने की कोशिश कर रहा रहता है और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने की वो कोशिश करता ही रहता है। ये एक चैलेंज हमेशा से ही डेमोक्रेसी में बना हुआ रहेगा। इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, इस बुक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से इश्यूज़ जो हैं वो इक्वालिटी के अफेक्ट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स को हमारी ज़ाती ज़िंदगी के। डेमोक्रेटिक इंडिया में भी अगर हम देखें, यानी अपने भी लोकतंत्र में देखें, तो हम भी अपने आसपास ऐसा देखते होंगे कि वहाँ पर इक्वालिटी को लेके कभी हद तक, कहीं ना कहीं हद तक लेके जो है वो चैलेंजेस हैं, ऑलरेडी हैं चैलेंजेस कि हम बराबर नहीं समझते। हम आज भी अगर हम न्यूज़ उठा कर देख लें तो वहीं पर कहीं ना कोई ऐसा होता है कि किसी कम्युनिटी को लेके हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि भाई ये दलित जाति से था, उसके साथ इस तरीके से गलत व्यवहार हुआ, ये बर्ताव हुआ एक तरीके से, ठीक है। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो वुमेंस को लेके हैं कि वुमेंस को बराबर तरीके का दर्जा नहीं दिया जाता है। ऐसे ही एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 का था, उसमें भी एक बात ये कही गई थी कि भाई ये उसमें कि प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में जो है वो लड़की का बराबर का हिस्सा होगा। ये एक पीछे जो है एक कहानी चलती आती थी जिसमें ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से ये एक्ट आया और उसके बाद से वो चेंजेस हुए तो सबको बराबर का दर्जा मिला है, मेल लड़की को प्रॉपर्टी में, फादर की। तो ऐसे बहुत से चेंजेस आपको डेमोक्रेसी में, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे डेमोक्रेसी में। As you read this chapter, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity in the world। तो जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इक्वालिटी के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेंगी लोगों से जुड़ी हुई, और हम किस तरीके से जो है वो डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं और उनको अपहेल्ड कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम बुक में बहुत सी तरीके से जो है वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पूरी बुक जो है वो बेसिकली आपकी इस इक्वालिटी पर ही जो है वो लिखी हुई है, और इसमें हर एक चैप्टर जो है वो इक्वालिटी को ही जो है यहाँ पर दर्शाता है। हम आगे बहुत इसमें देखने को हमें मिलेगा। एक बॉक्स ये रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स दे रखा है, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 के दे रखे हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहे हैं द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेट का बेसिकली मतलब यहाँ पर यह है कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये कहा कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसके रिलीजन, उसके रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, उसके हिसाब से आप जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कोई भी सिटीजन धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम के मुताबिक जो है वो किसी भी जो है वो बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, यानी कि किसी भी तरीके से आप बेस बना, किसी भी बात को, ऊपर की दी हुई बात को बेस बनाकर आप उसको जो है वो किसी चीज़ से रोक नहीं सकते। उसको एक्सेस मिलेगा शॉप्स का, पब्लिक रेस्टोरेंट्स का, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट की जो भी जगह है वहाँ पर उनको एक्सेस है प्रॉपर तरीके का। वो वेल्स को यूज़ कर सकते हैं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड पर चल सकते हैं, और पब्लिक रिसोर्ट्स में जो है वो जो बनाए गए हैं, मेंटेन करे गए हैं, उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड से जो बनाए हुए हैं, चाहे वो होली यानी सरकार का उसमें फ़ंड चाहे आधा लगाओ चाहे वो पूरा लगाओ, उसमें आप किसी को भी कोई रोक टोक नहीं कर सकते। जो कि बने हुए हैं जनरल पब्लिक से, यानी कि बेसिकली कहा जाए तो नहीं सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसमें सरकार का फंड चाहे पूरा लगा हो चाहे वो आधा लगा हो, सरकार ने अगर उसे बनाया है तो आप किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया है चैप्टर ख़त्म, और चैप्टर के बाद में दे रखी हैं कुछ सवाल क्वेश्चंस दे रखे हैं और कुछ ग्लॉसरी भी दे रखी हैं। इनको आप ग्लॉसरीज़ को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लॉसरीज़ हैं ये। एक बार देख लेते हैं कि ग्लॉसरीज़ क्या हैं ये। ग्लॉसरीज़ यहाँ पर ये दे रखी हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करी गई, जिसमें ये कहा गया है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई भी अगर बंदा है तो उसको जो है वो राइट टू वोट है, यानी कि वो वोट अपना कास्ट कर सकता है, उसके पास राइट टू वोट है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है डिग्निटी का मतलब होता है दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, यानी ये समझना कि कोई एक पर्सन जो है या कोई दूसरा पर्सन भी जो है
उसको भी इज़्ज़त देना चाहिए, यानी वो भी इज़्ज़त का हकदार है, उसको भी रेस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। इसका मतलब होता है डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये बखूबी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस लोगों के लिए दे रखे हैं और उसको गवर्नमेंट फॉलो करती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं उसको सरकार फॉलो करेगी। सिविल राइट मूवमेंट 1964 का है, जो कि लेट 1950 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है उन्होंने डिमांड करी इक्वल राइट मिले उनको और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको ख़त्म करा जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी थी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ जल्द ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।